आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं एनएन चैनल में। अनीस फातिमा पेश है खबरनामा। नायब सदर एम वेंकैया नायडू ने 8 रियासतों के 14 इंजीनियरिंग कॉलेजों में नए तालीमी सेशन से कुछ चुनिंदा सिलेबस को इलाकाई ज़बान में भी दस्तियाब कराने का खैर मकदम किया है। नायडू ने हफ्ते के रोज़ यहाँ जारी एक पैगाम में कहा कि इत्मीनान का मौजू है कि नई तालीमी पॉलिसी के मुताबिक ही AICTE ने BTech प्रोग्रामों को हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, गुजरात, मलयालम, बंगला, असामिया, पंजाबी और उड़िया इन 11 ज़बानों में पढ़ाने की मंजूरी फराहम की है। नायब सदर ने उम्मीद जाहिर की कि ये दीगर इंजीनियरिंग कॉलेज और पेशा वाराना तालीम का इदारे भी इलाकाई ज़बानों में सिलेबस दस्तियाब कराएंगे। एनसीपी कायद और मेंबर पार्लियामेंट शरद पवार ने आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक दोनों ने 50 मिनट तक वज़ीर आज़म की रिहाइश गाह पर मुलाकात की है। वज़ीर आज़म ऑफिस ने ट्विटर पर शरद पवार और मोदी की तकरीर करती हुई एक तस्वीर को शाये किया है। चंद अहम मौज़ूआत के पस मंज़र में शरद पवार ने मोदी से मुलाकात करने के इत्तलात हैं। दूसरी जानिब सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए शरद पवार मुकाबला करने की अफवाहें गश्त कर रही थीं, ताहम उन्होंने इन खबरों की तरदीद की है। उन्होंने वाज़ेह किया कि वो सदर के ओहदे के लिए मुकाबले में हिस्सा नहीं लेंगे। शरद पवार की उम्र 80 साल है। 2019 के लोकसभा इंतखाबात में उन्होंने अपोजिशन जमातों का साथ दिया। उन्होंने हाल ही में कहा था कि सियासी सूरत हाल हमेशा तब्दील होती रहती है। पाम ऑयल और खजूर की काश्त से मुताल्लिक़ वज़ीर निरंजन रेड्डी और तेलंगाना राइतु बंधु समिति के सदर पल्ला राजेश्वर रेड्डी ने बराह रास्त TSAT प्रोग्राम की मेज़बानी करते हुए तबादला ख्याल किया है। ये प्रोग्राम आज दोपहर 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक मुनक़िद हुआ। तेलंगाना में तेल और खजूर की काश्त को बढ़ाने के हुकूमती फैसले के तनाजुर में इक़दाम किए जा रहे हैं। CEO शैलेश रेड्डी ने इस मौके पर कहा कि किसानों में शौर बेदार करने के लिए प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। वज़ीर निरंजन रेड्डी, पल्ला राजेश्वर रेड्डी के साथ ऑयल पाम के चेयरमैन रामकृष्णा रेड्डी, बागबानी के डायरेक्टर वेंकटरामी रेड्डी और मुतअद्दिद साइंसदान खुसूसी बराह रास्त में हिस्सा लिया। शैलेश रेड्डी ने किसानों से इस मौके से फ़ायदा उठाने की अपील की। खानामेड में अराजी की नीलामी पर KCR हुकूमत को हाईकोर्ट में शदीद रद्दअमल का सामना करना पड़ा है। हाईकोर्ट ने खानामेड में 3 तरह के कब्रिस्तानों की नीलामी रोकने का हुक्म दिया है। वाज़ रहे कि हुकूमत ने खानामेड में गोल्डन माइल की 15 एकड़ अराजी को नीलाम किया है। 15 एकड़ में से 3 एकड़ पर कब्रिस्तान है। तेलंगाना हुकूमत ने कब्रिस्तान की नीलामी का ऐलान किया है। मुकामी अफराद ने कब्रिस्तान की नीलामी रोकने के लिए हाईकोर्ट से रुजू किया है। मुकामी लोगों ने अदालत को इत्तला दी कि इस कब्रिस्तान में उनके आबो अजदाद की खबरें हैं। उन्होंने अदालत से मुतालबा किया कि इन खबरों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। हाईकोर्ट ने केस की समाअत करते हुए कब्रिस्तान की नीलामी मुअत्तल करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने कहा कि गुज़िश्ता 2 सालों से कोरोना फैलाव के पेश नज़र ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा तक़रीबात को सादगी के साथ अपने घरों में ही ईद की नमाज अदा करते हुए मनाई गई थी। ताहम इस साल ईद उल अज़हा के मौके पर ईदगाह में ईद की नमाज अदा करने के लिए कोरोना पाबंदियों के साथ इंतजामात किए गए हैं। उन्होंने मास्क पहनने, समाजी फासला बरकरार रखने की आवाम से अपील की। उन्होंने इससे मुताल्लिक़ मज़ीद तफ़सीलात बताई हैं। वाज़ेह है कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने ईदगाह मीर आलम पहुँचकर इंतजामात का जायज़ा लिया। इस मौके पर रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खान, मुकामी कॉरपोरेटर्स, बरखी, बल्दी व आबरसानी के अहदेदारों के अलावा दीगर भी मौजूद थे। आइए सर, हम पीछे बड़ा काम हो जाता है। माता ने बुआ था स्टाफ ये सब मिलकर जो है अल्लाह के करम से जो है ना अब के ईद की नमाज हुई और
8:30 बजे से 9 बजे तक सैफुल्लाह रहमानी साहब बयान करेंगे। फिर 9 बजे से 9:30 तक जाफ़र पाशा साहब बयान करेंगे और 9:30 को इंशाअल्लाह ताला रिजवान कुरैशी साहब मक्का मस्जिद के जो इमाम है उन्होंने नमाज पढ़ाएंगे और खुतबा देंगे ईद उल जुहा का। और मेरी आवाम से भी गुजारिश है कि आप लोग जो है ना सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके, क्योंकि कई लोग ईद की नमाज नहीं होना बोल के कोशिश कर रहे थे लोग, मगर मैं गवर्नमेंट की तारीफ करूंगा, असद साहब की भी एक हिम्मत अफजाई करूंगा कि सब मिलके बोले कि नहीं कुछ नहीं है। जब मस्जिदों में पूरी नमाज हो रही, शादी खानों में दावता हो रहे, हर चीज़ ओपन है, तो फिर ईदगाह में नमाज क्यों नहीं होना बोल के ये हुआ। तो अल्लाह के करम से ईदगाह क्या है ओपन रहता है, या कोरोना वरोना का कोई ऐसा डर नहीं रहता। मस्जिद फिर भी बंद रही थी, या ओपन में जो है ना कोई प्रॉब्लम नहीं होता। मगर मेरी आवाम से गुजारिश है, मैं हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए। जैसा मक्के में मदीने में भी देखिए आप, वहाँ पर कोरोना कम है तो भी जो है ना लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके 2-2 मीटर का फासला रख के नमाज पढ़ रहे हैं वहाँ पर। तो और बगैर मास्क के आना भी नहीं है, और अपनी अपनी जानी मास्क भी लेके आइए। यहाँ भी बेड रेस्ट का इंतजाम है, मगर फिर भी सेफ्टी के लिए आप जानी मास्क अपनी साथ रख के लेके आइए, साफ सुथरा रहेगा। इसलिए कि हालत पूरे इंडिया परेशान है, पूरा वर्ल्ड परेशान है, क्योंकि एक आदमी को प्रॉब्लम हुआ तो पूरा घर परेशान होता, पूरा खानदान परेशान होता। अल्लाह ना करे, क्योंकि हमारा तेलंगाना इतना सेफ है, गवर्नमेंट तेलंगाना गवर्नमेंट इतना मॉनिटर कर रही है, KTR साहब, KCR साहब, और हमारे पुलिस भी फ्रेंडली पुलिस है। कोरोना में पुलिस भी बहुत काम करी, मतलब तो अल्लाह का करम ये है कि यहाँ के पूरे ऑफिसर्स, हर डिपार्टमेंट यहाँ पर हमको काम कर रहा है आवाम के लिए। हेल्थ डिपार्टमेंट TJS के सरबराह कोदंडराम ने रियासती हुकूमत पर इल्जाम किया कि वो रियल एस्टेट के कारोबार में तब्दील हो गई है। अराजियात पर अभी अदालत में मुबाहिसा जारी है। अराजियात को फरोख्त किया जा रहा है। कुकापेट के अराजियात की कीमत करोड़ा बताकर अराजियात की कीमतों में इजाफे के मंसूबे पर चल रहे हैं। TJS सरबराह ने कहा कि हुकूमत अदालत को वाकिफ करवाया कि हम अराजियात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते। नाजायज़ कब्जे हो रहे हैं कहना हुकूमत की कमज़ोरी को जाहिर करता है। जो हुकूमत सरकारी अराजियात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकती, वो अवाम की इमलाक का किस तरह तहफ़्फ़ुज़ कर सकती है। कोदंडराम ने कहा कि अवाम की फलाह व बहबूद हुकूमत का फ़र्ज़ है। अराजियात फ़रोख्त करने के बाद मज़ीद और क्या फ़रोख्त करेगी। मैं रियासती हुकूमत के चीफ मिनिस्टर से मुतालबा करता हूँ कि वो सरकारी अराजियात की फ़रोख्त को मनसूख करे। अराजियात आने वाली नस्ल के लिए ज़रूरी है। నిన్న ప్రభుత్వం తన వాదన వినిపిస్తూ వీటిని మేము కాపాడలేకపోతున్నామనే మాట చెప్పింది. ఇవాళ కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు అదే మాట అన్నారు. భూములను మేము కాపాడలేమో, అవి ఉండవు, ఆక్రమించుకుంటున్నారు, అందుకనే అమ్ముతున్నామని. ఇది వాళ్ళ కొత్తగా కాదు, చాలాసార్లు ప్రభుత్వాలు ఇదే వాదన చెప్తున్నాయి. ఇది నిజంగా చాలా అన్యాయమైనటువంటి వాదన. తన భూమిని తాను, తన ఆస్తిని తాను కాపాడుకోలేని ప్రభుత్వం ప్రజల ఆస్తులకు ప్రాణాలకు రక్షణ కల్పిస్తుందండి. ఇది చాలా శోచనీయమైనటువంటి విషయం, అర్థం లేనటువంటి వాదన. ప్రభుత్వం నిజానికి ఈ రకంగా రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం చేయటానికి వీల్లేదు. అది ప్రభుత్వం పని కాదు. ప్రభుత్వం ప్రజల సంక్షేమం కోసం అధికారాన్ని వాడాలి. ఆ సంక్షేమాన్ని నిర్వహించే బాధ్యతను వదిలేసి కేవలము ఒక రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారిగా వ్యవహరించటం తగదని కోర్టు అనేక పర్యాయాలు ప్రభుత్వాన్ని మందలించింది. అయినా ప్రభుత్వం ఆలోచనలు మారతలేవు, వారి దృష్టికోణం మారటం లేదు. ఇప్పటికైనా ఈ భూముల అమ్మకాన్ని నిలువరించాలని డిమాండ్ చేశారు. నిన్న ప్రభుత్వం తన వాదన వినిపిస్తూ रुकने असेंबली रघुनंदन राव ने दुबाका में CC रोड्स के तामीराती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बीजेपी मरकज़ी वजारत जल शक्ति की जानिब से दरियाई गोदावरी और कृष्णा पर तामीर करदा प्रोजेक्ट्स को अपने कंट्रोल में लेने के फैसले का खैर मकदम किया। भारतीय जनता पार्टी रुकने असेंबली रघुनंदन राव ने कहा कि वजारत जल शक्ति का फैसला तेलंगाना के हक़ में है। इस पर रियासती हुकूमत और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को बेहतर रद्द-ए-अमल का इजहार करना चाहिए, न कि जल्दबाजी में बयानबाजी करने से गुरेज किया जाना चाहिए। उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से इस बात का मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर नौजवानों को मुलाजमतें फराहम करने के सिलसिले में एलामिया जारी करें और इस सिलसिले में टाल मटोल की पॉलिसियों को बर्खास्त करें। పెండింగ్లో ఉన్నటువంటి నిరుదోటి గ్రామంలో మంజూరై చాలా కాలం నుంచి ప్రారంభోత్సవానికి నోచుకున్నటువంటి CC రోడ్ పనులని ఈరోజు ప్రారంభించడం జరిగింది.
రాజకీయాలని జెండాలని ఎజెండాలని పక్కన పెట్టి అభివృద్ధిలో అందరం కలిసి ముందుకు సాగుతామనేటువంటి నినాదంతో స్థానిక శాసనసభ్యునిగా ఎక్కడ డెవలప్మెంట్ అవసరం ఉంటే అక్కడ ముందుండాలనేటువంటి ఒక సదుద్దేశంతో పార్టీలను జెండాలను పక్కన పెట్టి అందరినీ కలుపుకొని అభివృద్ధి కార్యక్రమంలో భాగస్వాములు అవుతూ ఈ పార్టీ ఆ పార్టీ అనే తేడా లేకుండా ముందుకు పోవాలని అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తాను. అయినప్పటికీ కూడా కొన్ని చిన్న చిన్న ఒడిదుడుకులు చిన్న చిన్న ఇబ్బందులు వచ్చినప్పటికీ కూడా అందరూ కూడా సౌహృదయంతో అర్థం చేసుకొని పెద్ద మనసుతోటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను అడ్డుకోవద్దని విజ్ఞప్తి చేస్తూ సాధ్యమైనంత త్వరగా నిరుతోటి గ్రామ పంచాయతీ పరిధిలో ధర్మారం నుంచి ముందుకెళ్తున్నటువంటి ఈ రోడ్డులో హనుమంతుని గుడి దగ్గర నుంచి మోడల్ స్కూల్ వరకు గ్రామంలో ఉన్నటువంటి ట్రాఫిక్ను దృష్ట్యా పెట్టుకొని సీసీ రోడ్డు వేయాలని చెప్పి ప్రతిపాదించినప్పుడు సుమారు 2,90,00,000 రూపాయలతోటి ఈ రోడ్డును మంజూరు చేయడం జరిగింది. చాలా కాలం క్రితమే ఈ రోడ్డు కార్యక్రమాలు ప్రారంభించాల్సినప్పటికీ ఎన్నికల కూడా ఇతరత్ర కార్యక్రమాల చేత ఈ కార్యక్రమం వాయిదా పడింది. ఈరోజు ఈ పని ప్రారంభించడానికి అని చెప్పి గౌరవ సర్పంచ్ గారి ఆహ్వానం మేరకు ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. ఈ పనిని సాధ్యమైనంత వేగంగా बीजेपी ओबीसी मोर्चा स्टेट सदर आले भास्कर ने कहा कि बीसी तबके के हुकूक की अदायगी पर रियासती हुकूमत की सर्द मोहरे माने गैस है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीसी तबके के मसाइल के एक्सपी के लिए बीजेपी ओबीसी मोर्चा एहतजाज कर रही है। उन्होंने तमाम को इसमें शिरकत करते हुए कामयाब बनाने की अपील की है। तेलंगाना राज्य में बीसीओं के लिए जो 11 कॉरपोरेशन फेडरेशन और एमबीसी नया गठित एमबीसी कॉरपोरेशन बीसी कॉरपोरेशन जो भी है, जो तेलंगाना असेंबली में 4,000 करोड़ घोषित किया गया है, लेकिन केवल 350 करोड़ ही खर्च किया गया है। बाकी का सिर्फ प्रॉमिस है, फॉल्स प्रॉमिस किया है केसीआर ने। ओबीसी मोर्चा इसका खिलाफ जंग चालू किया है। जो भी बीसीओं के हक है, जो 2 करोड़ तेलंगाना में जो आधा से बड़े आबादी बीसीओं का है, उनके लिए सालाना सिर्फ 50 करोड़ खर्च करना ये बीसीओं के लिए दिक्कत की बात है। हर बीसी समझना चाहिए ये बिल्कुल बीसीओं का अपोजिट गवर्नमेंट है। बीसीओं के लिए इनको परवाह नहीं है। बीसीओं को कुचल देना केसीआर सरकार का काम है, वही चल रहा है। इसके खिलाफ ओबीसी मोर्चा 19 से सोमवार के दिन बीसी वेलफेयर ऑफिस से जंग स्टार्ट कर रही है। सभी से अपील कर रहा हूँ मैं, बीसी जो भी रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन से सभी से अपील कर रहा हूँ, ये मुहिम में जुड़िए। टीडीपी के सरबराह चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि मरकज़ मंसूबों पर गज़ट मुताले के बाद ही जवाब देगा। मरकज़ मंसूबों पर गज़ट के मुताले के बाद ही जवाब देगा। बचावत ट्रिब्यूनल और गज़ट के माबैन पाए जाने वाले इख्तिलाफ़ात का जायज़ा लिया जा रहा है। वाईसीपी हुकूमत इससे बचने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला रियासत के मफादात के लिए गैर जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं। चंद्रबाबू ने कहा कि वो रियासत के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन हद तक जिद्दोजहद करेंगे। तवील मश्क़ के बाद एपी में नामजद पोस्टों का ऐलान कर दिया गया है। नामजद करदा ओहदों में ख़वातीन, पसमानदा तबक़ात और दलितों को तरक्की दी गई है। 135 असामियों में से 68 पोस्टें ख़वातीन को अलॉट की गई हैं और मर्दों को 67 पोस्टें अलॉट की गई हैं। 56% पोस्टें SC, ST, BC और अक़लियतों से मुंसलिक हैं। वाईसीपी के रियासती जनरल सेक्रेटरी सज्जला रामकृष्ण रेड्डी ने कहा कि 50% पोस्टें इन ग्रुपों को अलॉट की गई हैं। रियासत में कॉरपोरेशन के 135 चेयरमैनों के नामों का ऐलान किया गया है। इनमें से SC, ST, BC अक़लियतों के लिए लगभग 76 और OCओं के लिए 59 असामियाँ अलॉट की गई हैं। कुल पोस्टों में से 68 असामियाँ खुसूसी तौर पर ख़वातीन के लिए मख्तस हैं। स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन की हैसियत से शेख आसिफ को मुंतखब किया गया है। AP CM जगन मोहन रेड्डी ने शेख आसिफ को नए ओहदे के लिए मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। विजयनगरम जिले के साबिक़ा एस्कोटा MLA शोभा हैमावती ने TDP से इस्तीफ़ा दे दिया है। इस सिलसिले में उनका इस्तीफ़े का ख़त
चंद्रबाबू को सौंपा जाएगा। वो कुछ अरसे के लिए टीडीपी से दूर रह रही थी। उन्होंने टीडीपी की रियासती सदर की हैसियत से मुतअद्दिद अहम ओहदों पर काम किया है। पहले ही उनकी बेटी स्वाति रानी वाईसीपी में शामिल हो चुकी हैं। हेमावती जो अपनी बेटी की वाईसीपी में शामिल होने के बाद टीडीपी से दूरी इख्तियार किए हुए हैं, ने हफ्ते को इस्तीफा दे दिया। ताहम ये मालूम हुआ है कि उन्होंने आज ऐलान करदा नामजद ओहदों में स्वाति रानी को एक ओहदा देने के इम्कान के तनाजुर में टीडीपी से इस्तीफा दे दिया है। दूसरी तरफ इस कोटा हल्के में पिछले कुछ अरसे से साबिक एमएलए ललिता कुमारी और हेमावती के दरमियान तबक़ाती इख्तिलाफात पाए जा रहे हैं। वो बाएं हाथ और बाएं हाथ हैं, ये भी उनकी बेटी में तब्दीली की एक वजह मालूम हो रही है। बीजेपी के कौमी सदर DK अरुणा ने कृष्णा गोदावरी नदी के पानी से मुताल्लिक़ बोर्ड हुदूद मुकर्रर करते हुए जारी किए गए गज़ट का खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना में पिछले 4 सालों से कृष्णा वाटर के इस्तेमाल में सख्त दुश्वारियां पेश आ रही हैं। उन्होंने एक बयान में इल्ज़ाम लगाया कि KCR जो जगन के साथ मिलकर जनूबी तेलंगाना को नज़रअंदाज किया था। अरुणा ने मुतालबा किया कि CM RMB रायलसीमा एतिपोतला पोतिरेड्डीपाड़ू स्कीम के तहत रियासत आंध्र प्रदेश को गैर कानूनी तामीरी कामों को रोक दे। CPI के सेक्रेटरी चाड़ा वेंकट रेड्डी ने कहा कि अगर अग्रीगोल्ड इदारा दिवालिया हो चुका है। ऐलान करने के बाद हज़ारों अफराद जो रकम डिपॉजिट किए थे वो परेशान हैं। आंध्र प्रदेश में अवाम ने एहतजाज करते हुए किसी हद तक रकम हासिल कर ली है। तेलंगाना में आज तक यहाँ के मुतासरा अफराद को रकम ना मिल सकी। साबिक़ में CPI तेलंगाना अग्रीगोल्ड के ख़िलाफ़ एहतजाज मुनज़्ज़म कर चुके हैं। अगर अग्रीगोल्ड से अवाम ही नहीं एजेंट भी परेशान है, जबकि अग्रीगोल्ड की करोड़ की इमलाक है, वो अवाम को पट्टा पर वापस कर सकती है। CPI अग्रीगोल्ड के मुसीबत ज़दा अवाम और एजेंट की मदद के लिए 19 जुलाई को एक मीटिंग मुनक़िद कर रहे हैं, जिसमें अग्रीगोल्ड के ख़िलाफ़ लाहे-अमल तैयार करते हुए एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा ताकि अवाम और एजेंट्स को राहत मिल सके। అగ్రిగోల్డ్ బాధితులకు సంబంధించి వాస్తవికంగా అగ్రిగోల్డ్ ప్రాజెక్టు పెట్టి అనేక మంది దానికి ఈ డిపాజిట్ చేసుకున్నారు, ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ చేసుకున్నారు, దాన్ని ఏజెంట్ల ద్వారా చేసుకున్నారు. ఏదేమైనప్పటికీ అగ్రిగోల్డ్ దివాలా తీసింది, నష్టాల పాలైంది. ఆస్తులున్నా దాన్ని ఏదైతుందో ఆ యాజమాన్యం కాజేయడానికి, ఈ డిపాజిట్ చేసిన అందరిని ముంచడానికి సీరియస్గా అనేక పద్ధతులలో ఈ దివాలా తీసింది ప్రచారం చేశారు. వాస్తవంగా దివాలా కంటే వాళ్ళ ప్రచారం ఎక్కువ ఉన్నది. ఇంకోవైపున ఆంధ్రప్రదేశ్లో అగ్రిగోల్డ్ బాధితులు సీరియస్గా ప్రయత్నించి పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన చేసి కొన్ని హక్కులు సాధించుకున్నారు. తెలంగాణలో కూడా ఇక్కడ అగ్రిగోల్డ్ బాధితులకు సంబంధించి వాళ్ళందరూ సమావేశమై నన్ను పిలిస్తే నేను ప్రత్యేకంగా వెళ్ళి ఆ ధర్నాలు కూడా పాల్గొన్నాను. ఆ తదుపరి ఎందుకో కొంచెం తెలంగాణలో ఇనాక్టివ్ అయింది. हैदराबाद के नवाही इलाके तुर्का यामजाल म्यूनसिपल इजलास अफरा तफरी की नज़र हो गया। फलाह व बहबूद को रोकने का म्यूनसिपालिटी कमिश्नर पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कमिश्नर के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अवाम और कांग्रेस के कायदीन ने धरना दिया। इजलास से बाहर जाने ना देते हुए रास्ता रोक दिया गया। काउंसलर्स ने इल्ज़ाम आयद किया कि काउंसलर्स को फ़ंड जारी ना करते हुए कमिश्नर म्यूनसिपालिटी फ़ंड्स को रोक रहे हैं। इजलास अफरा तफरी में बदलने पर पुलिस की मदाखलत से इजलास को दरमियान में छोड़कर कमिश्नर शफीउल्लाह खान बाहर निकल गए। తాత్కాలిక
ఉపశమనం కల్పించినా దానికి శాశ్వత పరిష్కారం అంటూ చూపించట్లేరు. ఎమ్మెల్యే గారు వచ్చారు, స్పెషల్ ఆఫీసర్ అంటూ తీసుకొస్తున్నారు. ప్రతి వారానికి ఒకళ్ళని తీసుకురావడం, వాళ్ళందరినీ చూపించడం అక్కడ. కానీ పరిస్థితులు మాత్రం ఏమీ మారట్లేదు. మళ్ళీ వర్షాకాలం వచ్చేసింది, ఇళ్ళన్నీ మునిగిపోతున్నాయి. అలాంటప్పుడు మీరు ఇళ్ళకి ఎందుకు పర్మిషన్లు ఇస్తున్నారు? కనీసం మీరు దానికైనా బాధ్యత వహించాలి. మున్సిపాలిటీ వాళ్ళను మాత్రం మేము అస్సలు क्षमिंचेది లేదు. మేము पैसा खबरनामे में फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए ANN चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।